नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आज विशेष रूप से आज के दिन में जो घटनाएँ हुई हैं, उसके बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। लालू प्रसाद यादव के कल का जो भाषण था उनका पटना की रैली में, उस भाषण के जवाब में आज नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा परिवार है। फिर उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों ने, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी का परिवार लगाना अपने नाम के आगे शुरू किया ट्विटर पर। क्या आप ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने एक मौका दे दिया नरेंद्र मोदी को कि वो भावनात्मक कार्ड खेल सकें? ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले मीडिया का तर्क है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर मौका मिल गया। अब उन्होंने मौके पे चौका लगा दिया, मौके पे छक्का लगा दिया। आप देखिए उन्होंने विपक्ष द्वारा फेंका गया पत्थर कि पत्थर को अपनी सीढ़ी बना ली वगैरह वगैरह। इस प्रकार की डायलॉगबाजी सवेरे से चल रही है और पूरे जोर शोर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नरेंद्र मोदी का इस बात में प्रचार कर रहा है। अभी तक जिन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल वगैरह बदला है वो सब कौन है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री हैं। उनकी संख्या कुल मिला के कितनी है? बमुश्किल तमाम 100 होगी, 150 होगी, 200 होगी, इससे ज्यादा थोड़ी ना होगी। पूरे देश में मान लीजिए तो 1000, 2000, 10,000, 20,000 होगी उनकी संख्या। उन्होंने ऐसा कर लिया है और इस बात को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे कि ये सारे देश में एक बड़ा भारी मुद्दा बन गया है और सब लोग पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया है। देश का बच्चा बच्चा ये कह रहा है। इस प्रकार से पूरी बात कही जा रही है। इसमें तो पूरी तरह मीडिया की कॉम्प्लिसिटी है। मीडिया इसके अंदर पूरी जैसे जैसे ही मोदी जी कोई बात कहते हैं, मीडिया मोदी जी से भी ज्यादा ऊंची आवाज में पूरे जोर शोर से उसका प्रचार कर देता है। उसमें हमारे ऐसे लोगों को भी बैठा लिया जाता है वहां पे तक कि ताकि आलोचना की एक कोई आवाज आ जाए तो उनका एक पूरा एक सीन बन जाता है उनमें। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीती इस वजह से नहीं चुनाव जीतेगी कि मोदी जी ने ये नारा दे दिया था। इसका चुनाव की परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लालू यादव ने गलती की या लालू यादव ने खूबी दिखाई अपनी, इसका चुनाव की परिस्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। चुनाव जिन वजहों से जीता हारा जाएगा वो वजहें दूसरी हैं। हम लोग उनके बारे में अक्सर चर्चा करते रहते हैं। मुख्य बात क्या थी उस रैली की जिसमें लालू यादव बोल रहे थे? मुख्य बात ये थी उस रैली की कि वो एक अभूतपूर्व रूप से विशाल और प्रभावशाली रैली थी। मैं उस रैली को देख के मैं अभिभूत हो गया और जितनी जबरदस्त रूप से लोग भरे हुए थे उस रैली में और उत्साह में थे, वो ये बताता है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आधार क्षेत्र में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की है। उस रैली में सब यादव और मुसलमान थे। ये बात कहने वाला केवल या तो शरारतन बोल रहा है या फिर नादान है। जाहिर है कि जो गैर भाजपा वोट है बिहार का, उसको राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, जिसमें वामपंथी पार्टियां शामिल हैं, इसमें कांग्रेस शामिल है, इसमें और छोटे दल शामिल हैं और राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व है, उसके नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है, वो जो भाजपा विरोधी वोट है, वो वहां पे वो ध्रुवीकृत होने वाला है बड़े पैमाने पर। उसमें जो भी लोग हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जो लोग भाजपा का विकल्प खोज रहे हैं, वो सब लोग उधर वोट देंगे। अगर वो लोग ज्यादा हुए संख्या में तो वो भाजपा को हरा देंगे, अगर ज्यादा संख्या में नहीं हुए तो हार जाएंगे। सीधी बात है। लड़ाई जम के होगी, टक्कर बहुत ही जोरदार होगी। और अब जो भी राष्ट्रीय जनता दल से इनको निकलना, जो महागठबंधन इनको निकलना था, वो निकल चुके हैं। जिस तरह तेजस्वी यादव ने वहां भाषण दिया, आप जरा उस भाषण के ऊपर गौर कीजिए। इससे पहले हम लोग तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा में भाषण दिया था विश्वास मत के ऊपर, हम लोगों ने उसके ऊपर भी गौर किया था। वो भाषण बताता है, विधानसभा के भाषण को भी अगर उसमें जोड़ लें तो बताता है कि उनके नेतृत्व में कुछ नई बातें जुड़ी हैं। उन्होंने कुछ ऐसी योग्यताएं हासिल की हैं जो जो उनके नेतृत्व को विशिष्ट बताती हैं, उदीयमान बनाती हैं। और साफ दिखता है कि वो मुस्लिम यादव जो दायरा है, उस दायरे से बाहर ले जाना चाहते हैं अपनी पार्टी को। वो चाहते हैं कि समाज के और दूसरे हिस्से भी किसी न किसी रूप में उसके साथ जुड़े। अब वो किस तरीके से टिकटों का बंटवारा करते हैं, किस तरीके से अपनी पूरी शतरंज की बाजी बिछाते हैं, इस पर भी निर्भर करेगा कि वो मुस्लिम यादव दायरे से बाहर के कितने लोगों को, कितने वोटों को, कितने समुदाय को, कितनी जातियों को, कितने नेताओं को अपने साथ जोड़ पाते हैं। जैसे तेजस्वी यादव ने आरजेडी की एक नई परिभाषा भी दी कि वो राइट, जॉब और डेवलपमेंट की पार्टी है।
तो क्या हम ये माने कि जो आरजेडी की एक छवि रूढ़ हो चुकी थी, जिसके बारे में हम्म, नीतीश कुमार भी बार-बार जोर देते हैं कि इनके हम्म, माता-पिता ने क्या किया, अब वो उससे हम्म। आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं, ये कह सकते हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो ये विधानसभा चुनाव में ये दिखाई पड़ा था। केवल आप मुस्लिम यादव समर्थन के दम पर आ, बिहार में सबसे बड़े दल की पार्टी नहीं बन सकते। देखिए, मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल धीरे धीरे अपना नवीकरण कर रहा है। अभी प्रशांत किशोर का जो रोमाना खान ने एबीपी चैनल पे इंटरव्यू दिया था, उसमें प्रशांत किशोर ने कहा कि एक जमाने में लालू यादव ने 54 में से 53 सीटें जीती थी लोकसभा की। एक बार जमाने में वो पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था उन्होंने विधानसभा में। आज उनके पास एक भी विधायक नहीं, एक भी एमपी नहीं है, वो जीरो है। और उनके पास वो बीजेपी से केवल एक विधायक ज्यादा है और विपक्ष में है। तो उनका कहना था प्रशांत किशोर का कि उनका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। जो संख्या वो दे रहे थे वो संख्याएं ठीक है, उन संख्याओं से तो झगड़ा नहीं आ सकता है। लेकिन देखने की बात यह है कि जहां तक आरजेडी को गिरना था वो गिर चुकी है। आरजेडी अब इससे नीचे नहीं आ सकती। उसका एक निश्चित जनाधार है, वो उसको वोट करता ही करता है। ये इतने सालों से, वरना कोई पार्टी टिक नहीं सकती थी। जबकि उसका मुख्य नेता भी जेल चला गया, वो नेतृत्व करने के लिए बाहर नहीं था, है? उसके बावजूद भी वो पार्टी टिकी रही और उसने अपने पिछले प्रदर्शन से अब कुछ बेहतर प्रदर्शन ही किया। मैं कहूंगा कि आरजेडी का तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रिनोवेशन हो रहा है, एक नवीकरण हो रहा है। वो अपना जीर्णोद्धार कर रहे हैं और पहले से बेहतर पार्टी होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो बार-बार परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं, समय-समय पर हम इससे बातचीत करते रहे हैं। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं, मेरा अभी का सवाल ये है कि परिवारवाद कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, अंत में कोई नेता कैसा प्रदर्शन करता है, उसी पर उसकी हार या जीत निर्भर करती है, या सच में बहुत बड़ा मुद्दा है और भाजपा विरोधी पार्टियों के साथ गहरे रूप से चिपक गया है? भाई, मैं जाति तौर पर कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद नहीं, वंश शासन का आरोप पिछले 30 साल से लगा रहा हूं। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग लगा रहे हैं, न जाने कितना अखबारों में लेख लिखे जा चुके हैं इसके खिलाफ, कितना कांग्रेस खिलाफ भाषण दिया जा चुका है इसके खिलाफ। लेकिन अभी 10 साल पहले तक कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी। आज भी वो देश के कई प्रांतों में सत्ता में है। आज भी वो देश की भाजपा के बाद प्रमुख पार्टी बनी हुई है। अगला चुनाव वो जीतती है नहीं जीतती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की नंबर 2 की पार्टी की हैसियत आज भी बनी हुई है। तो कांग्रेस जब सत्ता में रह के चुनाव जीतती थी, तो इसलिए इसलिए नहीं जीतती थी कि वो परिवारवादी है। और कांग्रेस जब आज चुनाव हार जाती है, नहीं जीत पा रही है, तो इसलिए नहीं हारती है कि वो परिवारवादी है। परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है। अगर मोदी जी इस बात को इसलिए उठाते हैं ताकि वो क्षेत्रीय जो कांग्रेस के ऊपर तो प्रहार कर ही सकें, जो क्षेत्रीय राजनीति है उसके ऊपर भी प्रहार कर सकें। क्योंकि उनको दो चीजों से खुंदक है। उनको एक तो कांग्रेस से खुंदक है, क्योंकि उन्हें लगता है जब कभी वो भाजपा ट्रिप होगी, भाजपा लड़खड़ाएगी, तो कांग्रेस ही आएगी उसकी जगह, और कोई दूसरी दूसरी ताकत है ही नहीं। और दूसरी उन्हें क्षेत्रीय शक्तियों से खुंदक है, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियों के मुकाबले जब भी भाजपा लड़ती है तो वो जीत नहीं पाती। इसलिए वो उन दोनों को गिराने के लिए ये परिवारवाद वाला मुहावरा, परिवारवाद वाला रूपक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कई बार बिहार की राजनीति को सोचता हूँ, तो एक तरफ नीतीश कुमार नज़र आते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, परिवारवाद नहीं है। दूसरी हम्म। तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, परिवारवाद है। तो हम इसमें से अगर किसी एक को चुनना हो, तो हम किस तरीके से चुन सकते हैं? हम मुद्दों भाई किन देखिए, मुद्दों आप नीतीश कुमार को देखिए, उन पर ना भ्रष्टाचार का आरोप है ना परिवारवाद का आरोप है, लेकिन उनकी राजनीति लगातार नीचे गिरती जा रही है। और विरोधाभास ये है कि वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। एक व्यक्ति जो मुतवातिर मुख्यमंत्री है, बिना रुके हुए मुख्यमंत्री है, हर हाल में वही मुख्यमंत्री बनता है, चाहे वो पाले गेदर हो, चाहे वो पाले गुदर हो, उसकी राजनीति और समर्थन में लगातार गिरावट हो रही है। हर तरह से गिरावट हो रही है। आप कभी उस गिरावट का ठीकरा चिराग पासवान के दरवाजे में फोड़ सकते हैं, कभी किसी चीज पे फोड़ सकते हैं, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्य क्या है कि आपका ग्राफ लगातार गिर रहा है। जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का इल्जाम है और परिवारवाद का इल्जाम है, वो अपने ग्राफ को संभाले हुए है और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। आप इस दृष्टि से देखिए उसको, इससे समझ में आएगा कि बात दरअसल है क्या। तो कल तेजस्वी यादव ने भी कहा, उसके पहले प्रशांत किशोर भी ये कहते रहे हैं कि 2024 के बाद
जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। क्या ये कहना सही है? ऐसा लगता है? तो जनता दल यूनाइटेड लगातार कमजोर हो रहा है। कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती है। ये तो उन्होंने मुहावरे में बात कही है कि वो खत्म हो जाएगा, यानी मतलब ये है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, उनका कहने का मतलब ये है। ये तो बात सही है कि अभी भाजपा जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीट देती है, इस पर सब कुछ निर्भर है। वो चाहते हैं कि 16 सीट मिल जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं 16 सीट मिल जाए। अब भाजपा उनको 16 सीट दे देगी तो भाजपा के पास 17 सीट है, 17 एमपी हैं, तो भाजपा फिर कितने हो गए? 17 और 16 कितने हो गए? 33 हो गए। 33 का मतलब ये है कि 7 सीटें बची केवल। हुँ। अब 7 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, मुकेश सैनी की पार्टी, जीतन मांझी की पार्टी, ये संतुष्ट नहीं होंगे। तो क्या आप भाजपा के सामने सवाल ये है, क्या भाजपा अपने हिस्से से निकाल के इन लोगों को देगी? पिछली बार तो पूरी 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, उसने सारी जीत ली थी उसने। तो अब भाजपा अपने हिस्से से तो निकाल के देगी नहीं। सीधी बात यह है कि भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि नीतीश को वो और कम सीटें दे। भाजपा की कोशिश होगी कि नीतीश को वो 12 सीटें दे, 11 सीटें दे, 10 से 1-2 सीटें ज्यादा दे। उसकी कोशिश ये होगी। अच्छा, अब मान लीजिए नीतीश 12 या 13 सीटों पे मान जाते हैं अंततः पूरी सौदेबाजी के बाद में। अब समस्या होगी, क्या भाजपा अपना अपना जो जनाधार है, यानी अपने जो वोट हैं, वो नीतीश को कैसे ट्रांसफर कराएगी? क्योंकि नीतीश की जो प्रतिष्ठा है, वो राजनीतिक समाज में, पॉलिटिकल सोसाइटी में गिर चुकी है काफी। जो आदमी इतने बार पलटी मारता है, पर उसको लोग गंभीरता पूर्वक लेना बंद कर देते हैं। तो वो इसी तरह से जो दूसरे एनडीए के दूसरे घटक दल हैं, वो भी अपने लोगों को, नीतीश कुमार को वोट देने के लिए नहीं कहेंगे मजबूती के साथ में। तो नीतीश को मुझे लगता यह है कि उनके उम्मीदवारों के लिए जीतना मुश्किल होगा। उनके उम्मीदवार उस खूबी के साथ और सफलता के साथ नहीं जीतेंगे इस तरह 2019 में जीते थे। परिणाम ये होगा कि नीतीश की जो पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने की जो क्षमता है, वो और कमजोर हो जाएगी। और जब विधानसभा चुनाव के लिए सौदेबाजी होगी, उस वक्त उनके पास ज्यादा कुछ होगा नहीं एक लंबा चौड़ा दावा करने के लिए। तो तेजस्वी यादव का जो कहना है वो काफी कमजोर हो जाएंगे, लोकसभा के स्तर पे भी, विधानसभा के स्तर पे। और बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी लॉबी है, लगभग मेरे ख्याल से इस बात पर मतैक्य है कि भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि भाजपा अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़े, तो किसी के साथ बिना समझौते लड़े, और समझौते के साथ लड़े, छोटी छोटी पार्टियों का समझौता हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ समझौता करके भाजपा न लड़े, इस बात की पूरी संभावना है। अभी मुझे ये भी ध्यान आ रहा है कि जो केसी त्यागी या जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता थे, वो दिसंबर में और जनवरी में आकर बार-बार यही कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बँटवारा नहीं हो रहा है, सीटों का बँटवारा नहीं हो रहा है। लेकिन जब से वो भाजपा के साथ गए, वहाँ तो और भी कुछ नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही, पर अब वो लोग शांत हैं। तो मतलब शायद वो पहले से ही सोच रहे थे कि उन्हें भाजपा के साथ देखिए, जाना ये है। लोग तो साजिशी किस्म के लोग हैं सब। मेरा इन लोगों में अब कोई आस्था नहीं रही, मैं इन लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखता, बिल्कुल सीधी-सी बात है। इन लोगों ने जनता को धोखा दिया है, जिन लोगों के साथ थे उनको धोखा दिया है। पूरी जो भाजपा विरोधी राजनीति थी उसको पलीता लगाने का इन लोगों ने काम किया है। ये बिल्कुल जो भारत में लोकतांत्रिक भाई अब आप किसके चेहरे को देख के समीक्षा करेंगे? किसकी बात पे यकीन करेंगे? एक व्यक्ति टीवी पे बैठ के राम मनोहर लोहिया का नाम लेता है, जेपी का नाम लेता है, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेता है, आचार्य नरेंद्र देव का नाम लेता है, देवीलाल का नाम लेता है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम लेता है। तो ये सब नाम लेने के बाद में पता चलता है कि वो तो सेटिंग कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहिए आप? बिहार में 2 राजनीतिक दल, चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर कुछ अनिश्चितता दिख रही है। क्या ये कह सकते हैं कि कल की जो रैली हुई है, उससे उनको थोड़ा बल मिलेगा कि वो आरजेडी की तरफ मुड़े, महागठबंधन के साथ जाएँ? नहीं, वो महागठबंधन के साथ तो नहीं आएंगे। वो इस रैली के कारण जो प्रभाव पैदा हुआ है, उससे भाजपा के खिलाफ सौदेबाजी और ज्यादा करेंगे। अगर ये रैली प्रभावशाली है, अगर ये रैली वास्तव में बिहार के गैर भाजपा वोटरों की राय व्यक्त करती है,
राय की नुमाइंदगी करती है, तो इस रैली का उदाहरण देके कि भाई चुनाव में करारी टक्कर होगी, आप हमसे अच्छी तरह समझौता कीजिए, वो भाजपा से और ज्यादा सौदेबाजी करेंगे। देखिए क्या होता है, ये महाराष्ट्र में और बिहार में सीटों का बंटवारा भाजपा के लिए मुश्किल होगा। एक प्रश्न ये भी है कि अभी तक तो उत्तर प्रदेश में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन जयंत चौधरी ने अपने 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए आज। हाँ, हाँ, जो उन्होंने कर दिए हैं घोषित, लेकिन बाकी लोग तो अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आसानी के साथ, लेकिन बिहार में और महाराष्ट्र में मुश्किल होगी। जैसे आपने शुरू में कहा था कि आरजेडी को ये दिखाना होगा कि कैसे वो समाज के अन्य तबकों को अपने साथ जोड़ रही है एमवाई गठबंधन के आगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर वो ज़्यादा उम्मीदवार उतारे दूसरे पिछड़े समूहों से, तो एक व्यापक गठबंधन बना सकते हैं, जो 90 के दशक में हुआ करता था उनके साथ? नहीं, बनाना ही करना ही चाहिए उन्हें। देखिए, हमेशा आप अपनी पार्टी, अपना जो बुनियादी जनाधार है, उसको तो सीटें देते ही देते हैं? मतलब यादवों को अच्छे खासे टिकट प्राप्त होंगे उनकी तरफ से, और मुसलमानों को भी वो कुछ नुमाइंदगी देंगे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने समाज के दूसरे हिस्सों को भी उन्हें नुमाइंदगी देनी चाहिए। अगर वो नुमाइंदगी देंगे तभी तो दूसरे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। राजनीति तो लेन-देन का नाम है। वो केवल आपकी रेटरिक सुन के, आपकी लफ़्फ़ाज़ी सुन के, आपकी 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 भाषणबाज़ी सुन के नहीं आपको कोई आपके साथ आता। जब आप लोगों को टिकट देते हैं, तब वो समुदाय, वो लोग जुड़ते हैं आपके साथ। कुल मिलाकर क्या हम ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति कम से कम एक जड़ता में नहीं है या स्थिरता में नहीं है कि पूरी तरीके से एक डन डील मान सके एनडीए, और यहाँ उसे भी काफ़ी कुछ नहीं, संघर्ष डन करना डील तो पड़ेगा? बिल्कुल नहीं है। जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, उस वक़्त लग रहा था कि अभी डन डील हो गई फिर से एनडीए के पक्ष में। लेकिन ये हम लोगों ने जल्दबाजी में कुछ ये निर्णय लिया था। वो बहुत ज़्यादा हम लोगों की विश्लेषणात्मक समझ का परिचायक नहीं था। हमें ज़रा रुक के परिस्थिति का और आकलन करके किसी नतीजे पे पहुँचना चाहिए था। बाद में वहाँ से इस तरह के संकेत मिलने लगे कि वहाँ पर महागठबंधन कोई कमज़ोर नहीं हुआ है। नीतीश कुमार भी उस महागठबंधन में होते तो और भी ज़्यादा आसानी होती उनको भाजपा को टक्कर देने में। भाजपा तब ज़्यादा मुश्किल में हो सकती थी। लेकिन अच्छा, ये भी मैं नहीं मान पाता हूँ जो कहा गया है कि अगर वो नीतीश कुमार वहाँ रहते तो उनको एक भी सीट नहीं मिलती, महागठबंधन में रहते तो सब सीटें हार जाते, हैं? शायद उसकी वजह ये हो गई के साथ कि आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी का जो जनाधार है उनको वोट नहीं देता उनको। अब मैं कह नहीं सकता इस बारे में, आप इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। क्या ऐसा होता? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर वो महागठबंधन में रहते तो वो सारी सीटें हार जाते, उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती। अगर भाजपा में रहेंगे तो कुछ सीटें तो उन्हें मिल जाएँगी। तो इस प्रकार की बात के पीछे क्या कारण है? आप बताइए? नहीं, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जो उनका मतदाता वर्ग है, उसके बीच में एक सामंजस्य ज़्यादा दिखने को मिलता है, और बिहार में माना जाता है कि जो यादव मतदाता हैं, वो हुँ। अपने बूते पर और अपनी किस्म के नेताओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शायद उनका वोट उधर ट्रांसफ़र ना हो, इस यही सोच कर लेकिन लोग। 2015 में जब गठजोड़ हुआ था, तो उसमें तो अच्छी तरह से वोटों का ट्रांसफर हुआ था। उस समय नीतीश कुमार का कद और ज़्यादा बड़ा था, तो हुँ, वो उनको जो मिलने वाले वोट थे, उनकी जो छवि थी, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर थी। इसके हुँ, कारण से पॉसिबल हो पाया था, लेकिन अभी नीतीश कुमार की छवि काफ़ी नीचे जा चुकी है, और हुँ, जब चूँकि वो पाला बदल चुके हैं 1-2 बार, तो और वो छवि नीचे गई है, तो हुँ, लोग उनको भरोसे की निगाह से नहीं देख रहे हैं। हुँ, आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही मान के चल रहे हैं कि बहुत भरोसे के लायक नहीं है, कब चले जाए, कहाँ चले जाए। हुँ, एक आखिरी सवाल मैं करना हुँ, चाहूँगा आज की बातचीत को खत्म करने से पहले। हुँ, एसबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय से एक अनुरोध किया है हुँ, कि जो पूरा का पूरा मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, उसकी जो सूची प्रकाशित करनी है, सूची देनी है, उसको जून में किया जाए। यानी हाँ। कि चुनाव से पहले ना किया जाए। आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले कहा था कि ये पतली गली खोजी जाएगी, मतलब तो ये एक तरीके से चुनाव के वक़्त सामने ना आए। दाल में काफ़ी काला है, ये बताने का ही हाँ, ये संकेत दाल लग में रहा है। काफ़ी काला है, और ये बजाय इसके कि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता और पूरे फैसले के पुनरीक्षण की अपील करता एक नई बेंच द्वारा, ये काम स्टेट बैंक से करवाया जा रहा है। हुँ। मुझे उम्मीद थी या तो सरकार जाएगी, सरकार ने मना कर दिया, तो मुझे उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट जगत में से कोई लोग आएँगे, कहेंगे भई हमारा नाम ना खोला जाए, हमसे तो वायदा किया गया था। दोनों ही नहीं काम किए जा रहे हैं। अब ये स्टेट बैंक द्वारा अपील की जा रही है। अब पता नहीं स्टेट बैंक ने इसके पक्ष में तर्क क्या दिया है, कि हुँ। आप जून में क्यों चाहते हैं, मतलब जो है। अब देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट भी मान लेता है उसकी बात, तब क्या परिस्थिति बनती है, तब हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। हुँ। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जस्टिस हैं, कुछ गांगुली उनका नाम है, उन्होंने फैसला किया है कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं और वो चुनाव लड़ेंगे।
तो ये शायद पहली या दूसरा ऐसा कोई मामला होगा, पहला ही मुझे लगता है जहाँ की सिटिंग कोई जज ये नहीं, फैसला नहीं, कर ऐसा रहा कई बार हो चुका है। आज इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी लिस्ट निकली है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी एक ऐसा कर चुके हैं एक बार। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पद छोड़ा था। इसके बाद एक और किसी जज ने छोड़ा है। ऐसा शायद तीसरी या चौथी बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा तो होता है, लेकिन ये जो है ये जो न्यायमूर्ति हैं, ये न्यायमूर्ति विशेष रूप से विवादास्पद हैं। और ऐसी बात नहीं कि केवल भाजपा को ही उम्मीद है उनकी तरफ हो जाए, कांग्रेस को भी उम्मीद है कि उनकी तरफ चले जाएं। तो कांग्रेस ने भी उनका स्वागत किया है और भाजपा ने भी उनका स्वागत किया है। और सीपीएम की तरफ से भी आ रहा है कि वो भी शायद वहां से भी लड़ सकते हैं। जी, जी, जी। वो आज की तृणमूल बातचीत कांग्रेस के खिलाफ है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। तो वहां तृणमूल कांग्रेस एक ध्रुव बन चुकी है कि उसी के सामने कोई राजनीति करेगा, जी, विरोध जी। में ही। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े प्रमुख मसलों के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए प्रोफेसर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।